आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिसका नाम है क्रोनोलॉजी समझिए। जब आप क्रोनोलॉजी समझ जाओगे ना तो आसानी से पूरी चीज एक के बाद एक याद हो जाएगी। तो हुआ कुछ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट दिमाग में डाल लो कि प्लांटेशन में जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती बिठा रखा है, अपने गांव भी नहीं जाने देते, अपने लोगों से भी नहीं मिलने देते। किस कानून के तहत? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ऐलान कर दो पूरे मध्य प्रदेश में कि तुम्हारी डेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो भाई नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर खोलते से ही हमें ऐसा लगता है कि बस कोई मैम चैप्टर हमें समझ आ गया लेकिन ना कोई डेट्स बता दे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे, सीबीएसई में तो नहीं पूछा लेकिन एमपी बोर्ड में स्पेशली आप लोगों के एग्जाम में जरूर से डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। हम आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिसका नाम है क्रोनोलॉजी समझिए। जब आप क्रोनोलॉजी समझ जाओगे ना तो आसानी से पूरी चीज एक के बाद एक याद हो जाएगी। आपको हर एक चीज की डेट याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ याद करना है तो वो करना है इवेंट, क्योंकि आंसर में भी वही लिखते आएगा और डेट्स भी वहीं से आपकी निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी तरीका बताया था कि लाइन कैसे याद कैसे करते हैं, है ना। कि भाई सिंपल सी बात है यार, बहुत लॉजिकल चीज है कि अगर दादी ने बताया है कि उस साल तेरे पापा का जन्म हुआ था, उसके बाद में हमने ये जमीन खरीदी थी, फिर जैसे 95 में तेरे पापा की शादी हुई, है ना, उसके बाद में हमने ये घर खरीदा, उसके बाद में 1 साल बाद हमने वो जमीन खरीदी, उसके बाद में हम यहाँ पर रहने आ गए थे, उसके बाद में तेरा बड़ा भाई हो गया था। तो कुल मिला के 1995 अगर आपने शादी की डेट याद रख ली है तो उसके अगले साल आपको अपने आप पता है 96 के अंदर कि आपने पहली जमीन खरीदी, उसके बाद आपको पता है अगले तो 97 के अंदर आपने घर खरीदा, उसके बाद पता है 98, तो 98 भैया का जन्मदिन तो आपको याद ही है कि 98 का जन्मदिन है। तो ऐसे करके ना आपको एक अंदाजा हो जाएगा। जब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे ना, देखो हर चीज याद करने की नहीं होती। आप एज इट इज बहुत सारे हिस्ट्री के चैप्टर है तो हर एक चीज या हर एक बात या इतना सारा कुछ है दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते, इसलिए हार्डवर्क के साथ में, हार्डवर्ड नहीं हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। कि मैं ना एक ये याद कर लेता हूँ बीच बीच का, एक आध डेट ये याद कर ली शुरुआत की, एक आध डेट बीच की हमने थोड़ी सी ध्यान में रख ली और एक आध डेट आखिरी की ध्यान में रख ली। फिर उसके बाद ना एक बार मैं पूरा इवेंट दिमाग में डाल देता हूँ कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो मैं एक अंदाजा लगा के जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से कुछ तो एलिमिनेट कर ही दूंगा। जैसे मान लो कि 1900 के आसपास की अगर कोई डेट है और 4 ऑप्शन में से एक कुछ 2000 की डेट है, 1800 की, 1700 की, तो वो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगा। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो आपके ऑप्शंस वैसे ही वहां से हट जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। नेशनलिज्म इन इंडिया की डेट आपको इसी वीडियो के साथ में सारी दिमाग में चली जाएगी। बनानी है हमें क्रोनोलॉजी। तो हुआ कुछ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट दिमाग में डाल लो, या फिर ये दिमाग में डाल लो कि गांधी जी भारत कब पधारे थे। गांधी जी आए थे इंडिया 1915, ठीक है। इस समय के आसपास गांधी जी भारत आ चुके थे। अब 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, पहला विश्व युद्ध। तो ये 2 डेट तो दिमाग में डाल ही दो। गांधी जी ट्रेन से उतरते से आपको दिखनी चाहिए 1915, है ना, अफ्रीका से इंडिया आ रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध 4 साल तक का चला था, 1914 से 1918। अब उसी से ना आपको ये पूरी डेट्स दिमाग में चली जाएंगी। सॉरी, कैसे कैसे दिमाग में जाएंगी कि हुआ कुछ यूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जिसके वजह से हम भारतीय बहुत ज्यादा परेशान थे। हमारे यहाँ से सोल्जर्स को उठा उठा के सेना में भर्ती कर दिया गया था। हमारे देश के लोगों को बहुत दुख हो रहा था। हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। जितना भी पैसा बन रहा था उससे ये ब्रिटिशर्स वेपन वेपन सब खरीद खरीद के बैठे हुए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ये जो पीरियड था ये तो हमारे लिए बहुत ही एक गुस्से वाला था। ठीक है, 1914 से 1918 वाला, इस बीच के अंदर ना हमारे अंदर वो आग धबक चुकी थी कि हाँ बस अब इनको बहुत सहन कर लिया, अब इनको बहुत सिर पे चढ़ा लिया, बस अब नहीं, अब इनको हटाओ, लात मारो इनको। ठीक है, तो 19 गांधी जी आ चुके हैं। तो गांधी जी ने क्या करना शुरू किया कि पहले दौरा करता हूँ, समझता हूँ कि पूरे देश भर में क्या चल रहा है। तो गांधी जी जाते हैं अलग अलग जगह, खेड़ा, चंपारण, इलाहाबाद, वहां पर जाकर वो करते हैं सत्याग्रह।
पहले मेथड अपनाते हैं कि भैया ब्रिटिशर्स मान भी रहे कि नहीं मान रहे सत्याग्रह से, है ना, ऐसा कि ये चल भी रहा है कि नहीं, मेरा वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पर, तो उनको दिखाई दिया कि हाँ चल रहा है। अगर हम इनके अंदर के जमीर को खोद के लेकर आएंगे ना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें फील कर लो कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये हमको छोड़ देंगे या फिर ये खुद ही यहाँ से भाग जाएंगे, है ना। तो इन्होंने 3 जगह पर सत्याग्रह किया। तो 1917, 1917, 1918 ये 3 डेट्स है जहाँ पर सत्याग्रह हुआ। पहला खेड़ा, नाम ही याद रखना, खेड़ा गुजरात में है, चंपारण बिहार में है, और 18 वाला हुआ था इलाहाबाद जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये 3 जगह पर सत्याग्रह करके गांधी जी को समझ आया कि हाँ ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, सत्याग्रह कर लेना चाहिए, लेकिन अब इसको हमें बड़े स्केल पे भी कर लेना चाहिए। अब क्या होता है ना कि कर रहे हैं, पर अब जब ये सत्याग्रह वगैरह सब कुछ होगा तो ब्रिटिशर्स चुप थोड़े ना बैठेंगे। ब्रिटिशर्स को ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, और हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा सख्त कानून बनाए। तो ब्रिटिशर्स क्या लेकर आते हैं, रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि तुम खड़े नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, मिलजुल नहीं सकते ज्यादा कुछ। इसी के साथ में मार्शल लॉ भी फिर वो बाद में लगा देते हैं, है ना। तो उनका ये कहना है कि कुल मिला के तुम प्लानिंग मत करो हमारे खिलाफ, इकट्ठे इकट्ठे हो गए, हमको नहीं चलेगा, अगर हमने देख लिया हम कोई ट्रायल वायल नहीं करेंगे, है ना, कोई सुनवाई उनवाई नहीं होगी, सीधे उठाएंगे और 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। तो ये हुआ हमारा रॉलेट एक्ट। तो अब देखो सत्याग्रह के बाद ही आएगा ना रॉलेट एक्ट, जब उन्होंने कुछ हमारी क्रिया प्रक्रिया देखी उसके बाद में ही वो कुछ ऐसा रिलेटेबल लॉ लेकर आएंगे ना, तो रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं। लेकिन क्या होता है, हाँ 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट, इलाहाबाद के जस्ट बाद। फिर क्या होता है कि भाई नहीं जम रहा मामला, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया नहीं थी कि आ जाए ब्रिटिशर्स, है ना, खड़े हो जाए कि भाई और बहनों आज से आपके यहाँ पर रॉलेट एक्ट लागू हो चुका है, हाँ फलाना फलाना फलाना, कि सब लोगों को एक जैसी न्यूज मिल जाए। नहीं, बहुत सारे ऐसे एरिया भी होते थे जब तक जहां तक लोगों को पता ही नहीं होता था कि किस तरीके का एक्ट लागू हुआ है। तो भाई हर साल जैसे बैसाखी के मेले में जाते हैं, वैसे के वैसे ही इस साल भी बैसाखी के मेले में हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग में। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं बैसाखी के मेले के लिए। अब इन फिरंगियों को क्या पता बैसाखी का मेला, इनको तो लगा कि हमने तो मार्शल लॉ लगा रखा था, हमने तो रॉलेट एक्ट लगा रखा था, तो भी इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर, है ना। तो क्या करो, सारे गेट बंद कर दो, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सिखाना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ में बंदूक लेके खड़ा हो जाता है, आसपास सारे गेटों को बंद कर देता है और धड़ाधड़ हमारे अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी जाती है। और इस तरीके से होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसेकेर। कब, 13 अप्रैल 1980, रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद, क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण ही हुआ। अब क्या करें, फिर से सत्याग्रह चलाएं क्या, नहीं। आप समझ आ चुका था कि सत्याग्रह से मानने वाले नहीं है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नॉन कॉपरेशन। इन ब्रिटिशर्स को इतनी हिम्मत ही इसीलिए आई है क्योंकि हमने इनको अपने सिर चढ़ा रखा है। आज तक हम हर चीज में इनके साथ में कोऑपरेट करते रहे, अब मत करो, नॉन कॉपरेशन चला। और खाली अकेले हम लड़ेंगे नहीं होगा, क्योंकि अकेले हम लड़ने जाएंगे ये हम में ही फूट डालेंगे, हम फिर आपस में लड़ने लगेंगे, काम नहीं बनेगा। पहले हमें यूनिटी करनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ आना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ना पड़ेगा। खिलाफत इशू उस समय तक चल ही रहा था, जिसको हम डिटेल में, पूरे चैप्टर डिटेल में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में, लेकिन अभी यहाँ पर हम डेट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो खिलाफत इशू को, नॉन कॉपरेशन इशू को साथ में मिलाया जाता है और इस तरीके से पहला हमारा जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। तैयारी शुरू हो जाती है मार्च 1919 से, है ना, से सितंबर 1920 तक हम शुरू कर देते हैं खिलाफत इशू। मतलब यहाँ पर हम प्रपोज करते हैं सब लोगों को कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, और यहाँ तक सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है कर लो, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत इशू को ले आओ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन शुरू होता है, अब अलग अलग जगह पर फैलता है, कोई किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कोई किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो हमें पता चलता है यहाँ पर कि बहुत सालों से लोग जो प्लांटेशन एरिया में बैठे हुए थे, जबरदस्ती जिनको बिठाया गया था कि यहाँ काम करो, उनको अपने गाँव में नहीं भेजा जाता था, तो उनका एक कानून था 1859। अब यहाँ ये मत सोचना कि मैम 1919 चल रहा है अचानक से 18 कैसे आ गया, क्योंकि ये बहुत पुराना कानून है। इसके बारे में हमें यहाँ पता चलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे कि प्लांटेशन में जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती बिठा रखा है, अपने गांव भी नहीं जाने देते, अपने लोगों से भी नहीं मिलने देते, किस कानून के तहत, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत। क्या कि यहीं रहो, आ गए हो तो अब बंदी हो जाओ यहीं पे, अपने घर नहीं जा सकते। ठीक है, कि यही तुम्हारा घर, जमीन, पृथ्वी सब तुम्हारे लिए यही है, यही माइग्रेट करना, तुमको अंदर ही अंदर घूमना, अपने घर पर तुमको नहीं जाना। 1859 का ये एक्ट है।
अब इन लोगों को सब लोग अलग अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कोई कह रहा गांधी जी हमें गांव में जमीन दे देंगे, कोई कह रहा गांधी जी तो भगवान का ही रूप है, कोई कह रहा गांधी जी ने तो मारने के लिए ही बोला है। मतलब अनशन चल रहे हैं सब, सब अनशन चल रहे हैं। और ऐसा ही एक केस हो जाता है, जैसे यहाँ पे तो ये हो ही रहा था, एक और ट्राइबल एरियाज के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू, वो जो है वो गांधी जी को बहुत मानता था, है ना। उनका ऐसा कहना था कि गांधी जी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन सत्याग्रह और शांति से काम नहीं चलेगा, हमको मार धाड़ करनी पड़ेगी। खूब गुरिल्ला मूवमेंट, खूब जंगल में छुप छुप के ब्रिटिशर्स की टोलियों के ऊपर अटैक करा इन्होंने। ब्रिटिशर्स ने फिर इनको एग्जाइल मतलब बाहर वार भी भेज दिया था, मतलब कि नहीं रह सकते आप, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा हमें। तो 1924 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि 1922 में ही जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करना है। अंड ही बात जारी, सबको पता है गांधी जी ने बोला है कि कोई मूवमेंट चलाया है, तो जिसको जो लग रहा है ना वो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग, टोली रहती है, पुलिस वालों से झगड़ा वगड़ा होता है ना, चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में, वहां पे झगड़ा वगड़ा होता है, तो इतना भयंकर झगड़ा बढ़ जाता है कि पुलिस वाले इनको मारने लगते हैं, तो ये पुलिस स्टेशन ही जला देते हैं। जरूरी भी रहता है भाई, हर जगह शांति से काम नहीं चलता है ना, थोड़ा बहुत तो अपनी वाली भी फिर दिखानी पड़ती है ना। तो इन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसकी वजह से गांधी जी के मन को बहुत ठेस पहुंची कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो गांधी जी भी बेचारे हमारे बुजुर्ग थे, है ना, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि भाई वो ब्रिटिशर्स तो थोड़े चार ही हैं, पूरा देश इनका वहां बैठा है, वो तो चार ही, चारों के चारों मर भी जाएंगे तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ तो हमारा पूरा का पूरा देश बैठा हुआ है, अगर हम एक बार इनको मारने जाएंगे, ये हमें 4 बार मारने आएंगे। और ऐसे में हमारा एक भी व्यक्ति, किसी के घर के पिता, भाई, बहन, किसी का भी नुकसान होता है, जान अगर किसी की जाती है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है ना। तो क्यों हमें ऐसी उंगली करनी है? हमें तो ऐसा बनना है कि इनको अंदर से ही लगे कि यार हम बहुत मतलब वो उनको खुद को ही फील हो कि ये लोग खुद बहुत बुरे इंसान है, हम इंडियंस तो बहुत अच्छे हैं और ये लोग हमारे साथ में बहुत ही बुरा कर रहे हैं, मतलब इन्हें अंदर से खुद ऐसा फील हो जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकते हैं, है ना, थोड़ा सा कुछ नया करते हैं। इसी बीच में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है ना। साइमन कमीशन को ब्रिटिशर्स लेकर आ जाते हैं कि भाई साइमन तुम वहाँ ब्रिटेन से यहाँ आओ और यहाँ की जनता को क्या चाहिए वो तुम बताओ। तो ये कौन सी बात है भाई, यहाँ की जनता यहीं बैठी, उनको ही बताओ, वही बताएगी ना तुम्हें कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनसे पूछो। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं रखा हुआ है। लोगों को गुस्सा हो गया, बोले नहीं भाई नहीं चलेगा ये काम तो, है ना, आप हम हैं तो हमसे पूछो, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन करके साइमन को भगाने का हमने प्रयास किया। अब गांधी जी को लगा कि यार मूवमेंट तो थोड़ा सा हमको चलाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को समझ नहीं है कि कैसे मूवमेंट को चलना है। तो वो क्या करते हैं, वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं, है ना। या फिर वाइसरॉय इरविन जो है वो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक हल्का फुल्का भी वो खुद उसकी तरफ से ऑफर देता है, क्योंकि वाइसरॉय इरविन को लगता है कि मान नहीं रहे ये लोग, है ना। तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा सा चटा दिया तो खुश हो गया बच्चा, है ना, कि चॉकलेट टॉप आइसक्रीम नहीं दी तो थोड़ी सी पपड़ी दे दी तो उतने में खुश हो गया। तो इरविन वाइसरॉय था, इसको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ चटा देंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे, थोड़े दिन शांत बैठ जाएंगे। पर ऐसा नहीं था। लॉर्ड इरविन ने हमको डोमिनियन स्टेटस का हल्का फुल्का सा ऑफर दिया, हमने बोला नहीं भाई हम चाटने वाले नहीं, हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बड़ी बात करेंगे। लाहौर के सेशन में हम सब इकट्ठे होते हैं और लाहौर के सेशन में ही, लाहौर का सेशन ध्यान रखना है, मैप में भी काम आता है, लाहौर के सेशन में ही हमने डिसाइड करा, जवाहरलाल नेहरू एकदम फुल उसके अंदर थे कि अब हम आज़ादी ले, हमें क्या चाहिए आज़ादी, हमें क्या चाहिए आज़ादी। ये दिसंबर 1929 में बैठ के कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1930 तक हम आज़ाद हो जाएंगे भाई। एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, टारगेट रखना भी चाहिए। 1930 का प्लान करा तो 47 तक तो हो ही गए, है ना। तो यहाँ तक इन्होंने प्लान किया कि हम सोचेंगे हम हो जाएंगे, तब तक आज़ादी हम लेके रहेंगे। हालांकि हो नहीं पाया था। गांधी जी ने बोला कि रुको, मैं हूँ घर का बड़ा, मैं बैठा हूँ, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ इरविन को। इरविन को चिट्ठी लिख के मैं 11 डिमांड लिखता हूँ, उसको मैं बोलूंगा एक अल्टीमेटम दूंगा। 11 मार्च को 31 जनवरी के आसपास में चिट्ठी लिखूंगा और उसको 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दूंगा। इतना टाइम दूंगा मैं उसको कि तू सोच ले इन डिमांड्स को तेरे को मानना है कि नहीं मानना है। अगर तू मान लेता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानता है तो फिर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा। सॉल्ट लॉ का ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं तोड़ ताड़ दूंगा, मेरे डंडे मेरी लाठी, मैं पतला हूँ पर मुझे पतला मत समझना, है लाठी है मेरी एकदम बहुत तगड़ी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ठीक है देख लेते हैं, नहीं करूंगा मैं, है ना, देख लो भाई इरविन तुम्हारे ऊपर है। इरविन का कोई जवाब नहीं आया उधर से। गांधी जी को लगा भाई गजब बेइज्जती है, अब नहीं सहेंगे हम, है ना। तो गांधी जी क्या शुरू करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्च 1930 में शुरू कर देते हैं। दांडी मार्च करते हैं, सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं और सारे के सारे लोग
बैठ जाते हैं सॉल्ट लॉ तोड़ने। 6 अप्रैल को फाइनली सॉल्ट लॉ भी टूट जाता है, पूरे देश भर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शंखनाद हो जाता है। अब इरविन को लगता है कि भाई थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, संभालना पड़ेगा, ये तो पूरा देश भर इकट्ठा होके सिविल डिसोबे कर रहा है हमको, तो कुछ करना पड़ेगा। तो इधर क्या करता है इरविन, इरविन गांधी जी के इरविन इधर ना बड़े बड़े लीडर को जेल में बंद कर देता है, और महिलाओं को, बच्चों को, सबको जेल में बंद कर देता है। फिर जाता है गांधी जी के पास कि गांधी जी, आपका आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ना आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तभी मैं इन लोगों को जेल में से छोड़ूंगा, नहीं तो अंदर महिलाओं के, बच्चों के साथ में क्या होगा, मेरी उसको लेकर कोई गारंटी नहीं होगी। अब गांधी जी के पास में भी इधर कुआ इधर खाई, क्या करे भाई। तो वो बोलता है इरविन कि या तो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दो, और लंदन में जो भी कॉन्फ्रेंस है हमारी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल आ गई थी शायद, यहाँ तक तो सेकंड राउंड टेबल आ गई थी लंदन में, फर्स्ट तो इन्होंने पहले छोड़ दी थी। बोले देखो फर्स्ट तो छोड़ दी थी, सेकंड वाली आ रही है, अगर आप आने को तैयार हो और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करने को तैयार हो तो मैं इन लोगों को जेल से छोड़ दूंगा, अगर नहीं हो तो अंदर क्या हो रहा है मेरी उसकी कोई गारंटी नहीं। अब महिला और बच्चे तो हमारा जमीर होते हैं भाई। तो गांधी जी ने बोला ठीक है भाई, रोक देता हूँ। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है कब, 1931 में, है ना। और गांधी इरविन पैक्ट डिसाइड करते हैं ये लोग कि ठीक है छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि ये क्या बात है, हमसे कहते हैं मूवमेंट करो, करने लगते तो बंद कर देते हैं। लोग नहीं समझ पाते कि क्या स्थिति है, अब ये तो हमें पता है तो अब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय पे थोड़े ना लोगों को इतना सब पता चलता है। तो लोग बड़े गुस्से में आ गए थे। गांधी जी आए वहां से, उनको पता चला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नहीं हुआ, इधर वापस से लोगों को जेल में बंद कर दिया है। तो गांधी जी कहते हैं फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करो, पर वो सब कुछ चलता नहीं है ना। 1934 के आसपास तक सब चौपट सा हो ही जाता है, ठीक है। फिर उस बीच तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो, उनकी डिमांड शुरू हो जाती है। खैर उनकी डिमांड भी सही थी, क्योंकि अनटचेबल्स की हालत बहुत खराब थी हमारे देश में, है ना। तो उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एक बनाया था 1930 के आसपास ही, हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय अनटचेबल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये कह के कि क्योंकि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, हमारी डिमांड अलग है, आप हमको बराबरी से रखो, हमें रिजर्वेशन दो तो ही हम बाकी चीज़ों को मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ में ही डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बन जाती है। फिर गांधी जी को लगता है यार कि ऐसा नहीं है, देखो हम आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे तो हम कब आज़ादी की बात करेंगे। तो अम्बेडकर तुम बैठो। पूना के येरावाड़ा जेल में उस समय पे गांधी जी बंद थे। अंबेडकर और गांधी जी की मीटिंग होती है जेल में ही। वो कहते हैं गांधी जी के, अंबेडकर तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अभी देश की आज़ादी ज़रूरी है, और ये जो लोग हैं हरिजन हैं ये भी हमारे अपने ही भाई हैं, इनको और अलग करेंगे रिजर्वेशन देके तो और अलग हो जाएंगे, एक साथ नहीं हो पाएंगे, हमें एक साथ लाने का काम करना है। तो प्लीज़ तुम अपनी जिद छोड़ो, अभी हम बड़ी फाइट के ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ ठीक है हम जनरल इलेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे रहे, जनरल इलेक्शन में हम रिजर्वेशन दे देंगे। अंबेडकर जी भी खुश, गांधी जी भी खुश, पूना पैक्ट साइन हो जाता है 1932 के अंदर, और इसी तरीके से आपकी हो गई सारी डेट्स कवर। अब इसमें सारी डेट्स को आपको ध्यान नहीं देना है, इंपॉर्टेंट जैसे सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन शुरू कब हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट खत्म कब हुआ, चौरी चौरा थोड़ा सा देख लेना, आलूरी सीताराम राजू में नहीं देखना, ये साइमन कमीशन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, है ना। यहाँ पर फुल इंडिपेंडेंस की उम्मीद कब तक थी, लाहौर सेशन कब हुआ था ये देख लेना, सिविल डिसोबीडियंस वायलेशन दांडी कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, और पूना पैक्ट, है ना। इनकी डेट्स थोड़ी सी दिमाग में रख लेना। बाकी तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही आप देख लोगे कि 4 ऑप्शन में ये हुआ था, इसके बीच में ये इंसिडेंट हुआ था, तो हाँ इन डेट्स के बीच में कहीं होगा, है ना। तो एटलीस्ट आपका आंसर तो निकल कर आ ही जाएगा। आई होप आपकी डेट्स अच्छे से कवर हो चुकी हैं। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर डालना, बताओ व्हेन वाज पूना पैक्ट साइंड बिटवीन, साइंड ही लिख लेते हैं, अभी तो पता ही है कि गांधी जी और उनके बीच में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्ट यही है ना, ठीक है। 1832, बी 1934, सी 1834, डी 1932। चलो
बताओ, चैट के अंदर डालना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।